ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड सरकार ने दिया राज्य कर्मचारियों को तोहफा, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी। जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने की सरकार से मांग, तीर्थाटन और पर्यटन को अलग अलग रखे सरकार। मॉनसून कमजोर पड़ते ही गर्मी ने ढाया कहर, तापमान पहुंचा 36 डिग्री के पार। उत्तराखंड की कला का अयोध्या में भव्य प्रदर्शन, रामलला ने पहनी एपड़ कला से सजी पोशाक। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि धामी सरकार प्रदेश के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है और जिस तरह से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, इससे कर्मचारियों में काफी उत्साह है। बिल्कुल, देखिए, धामी सरकार निरंतर लगातार ऐतिहासिक फैसले लेने का काम कर रही है और इस प्रदेश के हित में लेने का काम कर रही है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के किसान, तमाम सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने अभी ये भत्ता देने की बात करी है, मुझे लगता है कि सभी कर्मचारियों में उत्साह है और वो धामी जी का धन्यवाद भी करते हैं। और क्योंकि कर्मचारी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर सभी कर्मचारियों का भी और सभी के हितों का ख्याल रखते हुए इस तरह के निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। आज महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा के सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें संबंधित विभागों के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के सुचारू रूप से चलने पर खुशी जाहिर की। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय के विषय में उन्होंने कहा कि जुलाई तक के मानदेय का भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है। मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती पर अधिकारियों के सुस्त रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग भर्ती प्रक्रिया को तेज कर जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने का काम करे। इसके अतिरिक्त बैठक में नंदा गौरव योजना समेत तमाम महिला कल्याण और उत्थान की गतिमान योजनाओं पर भी चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज़ मेरे संज्ञान में, जहन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं, जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं, तो आचार संहिता के दौरान से लेकर अब तक मैं आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिक के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग का दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वो उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। तो आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि पुनः दूसरी बार की बैठक में आज हमने अपने वात्सल्य के बच्चे जो कि लगभग जो है 5673 बच्चे, उनको 2 माह का यानी कि आपके जुलाई और अगस्त माह का धनराशि लगभग 3,41,58,000 की धनराशि आज डीबीटी कर दी गई है। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय में संगठन पर्व सदस्यता अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने महानगर में 1 लाख से अधिक सदस्य बनाने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। इसके लिए महानगर देहरादून अपनी अग्रिम भूमिका निभाते रहे। अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष हरिद्वार स्थित जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने सरकार से मांग की है कि पर्यटन और तीर्थाटन को अलग अलग रखा जाए। उन्होंने तीर्थाटन के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जितने भी आस्था के केंद्र हैं, उनके लिए तीर्थाटन की एक आचार संहिता बननी चाहिए। तीर्थाटन का एक अलग डेकोरम होना चाहिए, जिससे वहां की संस्कृति, तीर्थ स्थलों की पौराणिकता और दिव्यता बनी रहे। उन्होंने ये भी मांग की है कि आस्था के केंद्रों का तीर्थाटन की दृष्टि से विकास होना चाहिए। हम बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं और आज फिर मैं जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता हूँ कि देश के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। दोनों में घालमेल नहीं चलेगा। पर्यटन पर्यटन होता है, तीर्थाटन तीर्थाटन होता है। जितने भी धर्म आस्था के केंद्र हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, वो तीर्थाटन में होना चाहिए। वहाँ की एक संस्कृति, एक संविधान, वहाँ का एक डेकोरम, वहाँ की कुछ आचार्य संहिताएं,
वो बननी चाहिए, जिससे तीर्थों का की जो दिव्यता है, पवित्रता है, वहाँ की जो पौराणिकता है, तीर्थों का जो महत्व है वो बना रहे। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से स्वरोजगार की दृष्टि से पोषाहार राशन योजना के तहत वितरित की जाने वाले राशन को अब भारत सरकार के स्वामित्व वाले संस्थान NCCF के माध्यम से वितरित किए जाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार की महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की बात महज एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अन्य राज्यों की तरह महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग नहीं लिया तो महिला कांग्रेस राज्य सरकार की इस महिला विरोधी नीति के खिलाफ राज्य में आंदोलन करेगी। प्रशांत दारे जो अपर सचिव है, उन्होंने निदेशक को लिखा है कि ये जो 250 करोड़ का जो टेंडर है, जो 250 करोड़ का जो योजना है जिसमें आपको पौष्टिक आहार देना है, उसमें सिलेक्शन हो गया NCCF का। बिना टेंडर प्रक्रिया के जो हमारे प्रदेश के हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर कोई भी काम आप बिना टेंडर प्रक्रिया के नहीं दे सकते हो, वो NCCF को दिया जा रहा है। और ये उन्हीं के डिपार्टमेंट की चिट्ठी है जिसमें ये लिखा है कि NCCF को चयन किया गया है और उसके लिए आपको उसके जो कागज है वो पूरे कराने हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कुमारी शैलजा के अपमान का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस को तो जो बवाल मचा है मैं उसके विषय में न बोल करके मात्र इतना बोलूंगी कि नारी शक्ति का जिस तरह से उपेक्षा और अपमान अपनी वरिष्ठ नेता शैलजा जी को लेकर के किया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। एक महिला होने के नाते मैं उसे नारी शक्ति का अपमान मानती हूँ। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य कई पदों पर कार्य कर चुकी हैं। वो एक वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा को कांग्रेस के नेताओं और नेत्रियों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सैनी महोदया से मैं कहना चाहूंगी, मुकेश बोरा पर आप मुखारबिंद खोलती तो अच्छा लगता। आप एक महिला हैं, महिला अपराधों पर कुछ बोलती तो अच्छा लगता। न मुकेश बोरा पर आप कुछ बोली, आज ये हाल आपके दल का हो गया कि आपके दुग्ध संघ का अध्यक्ष जो है मारे मारे फिर रहा है, इनामी राशि उस पर घोषित हो रही है, उसकी संपत्ति की कुर्की हो रही है, उसको भगोड़ा घोषित किया जा रहा है, पर वो मिल नहीं रहा है। और वहीं सल्ट का मंडल अध्यक्ष, चंपावत के मंडल अध्यक्ष पर भी आप इसी तरह से मुंह में दही जमा कर बैठी रही। उत्तराखंड में मानसून कमजोर पड़ते ही गर्मी ने एक बार फिर सितम ढाना शुरू कर दिया है। बीते 4 दिन से बारिश नहीं होने पर तापमान 36 डिग्री पार चला गया है। ऐसा कई सालों बाद हुआ है कि जब तापमान सितंबर के महीने में 36 डिग्री के पार गया हो। लोगों को एक बार फिर मई जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। गर्मी और उमस से बेहाल लोग एक बार फिर ठंडे पानी वाली जगहों का रुख कर रहे हैं। मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के अनुसार उत्तर पश्चिम में हवाएं नहीं चलने और आसमान साफ होने की वजह से चटक धूप खिलने के कारण तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि 25-26 सितंबर से एक बार फिर रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनने से प्रदेश भर के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी और बढ़ा हुआ तापमान भी सामान्य की तरफ आ जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर बात करते हैं मानसून की, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से जो है मौसम हमारा साफ़ ही रह रहा है और कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं मिल रही है। क्लाउड कवरेज भी बहुत कम है, वो भी ख़त्म हो रखा करीब करीब। तो दिन में अच्छी खासी जो धूप है वो निकली है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं तापमान धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया है। और आजकल अगर बात करें तो ये करीब 4 से 6 डिग्री तक, चाहे हिल्स की बात करें या प्लेन्स की बात करें, वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं कुछ जगहों तक में। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले के सभी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्कूल में चौक वाला ब्लैक बोर्ड नजर न आए। उन्होंने सभी स्कूलों में डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर कक्षा में कम से कम 2 LED बल्ब होने चाहिए और फर्नीचर के पर्याप्त व्यवस्था के साथ कोई बच्चा जमीन पर बैठा हुआ नहीं नजर आना चाहिए। देहरादून के DM के रूप में सविन बंसल ने हाल ही में चार्ज लिया है और वो लगातार जिले के विभिन्न विभागों को लेकर अधिकारियों के साथ सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हमारे ऐसे कई फील्ड्स हैं जो कम्युनिटी ग्रुप्स ही संचालित कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है।
सो जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटीज़ से, कम्युनिटीज़ से, और उनको प्रॉब्लम का, क्षेत्र का अधिक ज्ञान होता है। तो उनका सपोर्ट लिया जाना, उनका फीडबैक लिया जाना और उनके रिकमेंडेशंस लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं यदि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने इनिशिएटिव को कारगर बनाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और आगे बहुत ही जल्द हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक सेमिनार भी आयोजित करवा रहे हैं, वो जो निरंतर रहेगा। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कलाओं को न सिर्फ एक पहचान मिल रही है बल्कि भविष्य की पीढ़ियां भी इससे जुड़ रही हैं। कल उत्तराखंड वासियों के लिए गौरवशाली दिन रहा जब अयोध्या में विराजमान रामलला का दिव्य विग्रह देवभूमि के विश्वविख्यात ऐपड़ कला से सुसज्जित किया गया। ये शुभ वस्त्र न केवल उत्तराखंड की पारंपरिक कला और समर्पण का प्रतीक है बल्कि इससे राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान मिली। इन शुभ वस्त्रों को उत्तराखंड के कुशल शिल्पकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से तैयार किया और खुद मुख्यमंत्री ने इसे अयोध्या पहुंचकर श्री राम मंदिर में भेंट किया। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विभागीय आधिकारिक बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बारे में 4 अक्टूबर को भी समीक्षात्मक बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कर्मचारी सुचारू रूप से संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे BS वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकगणों की थी उनको उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशन हुआ है। सभी लोगों ने अपने अपने विषय और सुझाव रखे हैं। अभी हम एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा लगातार जारी है। हर दिन धाम में 5 से 6 हजार तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर बाधित सभी सड़कों को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पिछले दिनों 480 मार्ग आपदा और भूस्खलन के चलते बाधित हुए थे, जिनमें से 380 को आवागमन के लिए सुचारू कर दिया है। लेकिन अभी 100 मार्ग ऐसे हैं जिन पर दुरुस्त करने का काम जारी है। कई जगहों पर ज्यादा डैमेज होने की वजह से सड़कों को व्यवस्थित करने में समय लग रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में सभी सड़कों को आवागमन के लिए सुचारू कर लिया जाएगा। उन्होंने मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश में जारी मौसम की चेतावनी पर सभी जिलों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। 14 तारीख में जो रिपोर्ट हमने बनाया था उसमें हमने देखा था कि 480 सड़कें हमारी लगभग बंद थी। तब से अब तक हमने लगभग 380 के आसपास सड़कें खोल दिया है। लगभग 100 सड़कें हमारी बंद हैं। डैमेज ज़्यादा है, इसलिए टाइम लग रहा है रिपेयर करने में, उनको रास्ता खोलने में। उम्मीद हम करते हैं कि अगले 2 से 3 दिन में मैक्सिमम सड़कें हमारी खुल जाएंगी, क्योंकि हम सड़कें खोल रहे हैं लगातार। बरसात कहीं कहीं हो जा रही है और पर डे अभी भी 20 से 25-30 सड़कें बंद हो रही है हमारी, उनको भी हम खोल रहे हैं। तो रास्ते खोलने का काम लगातार हम कर रहे हैं। जो रास्ते बंद हैं सभी जिलाधिकारियों से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसको तत्काल खोला जाए। आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड विद्युत उत्पादन में प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के बेहतर संचालन के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। UJVNL अगले 8 साल के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता को 1440 मेगावाट से बढ़ाकर 3100 मेगावाट करने की योजना पर काम कर रहा है। इस समय प्रदेश में ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है उसके अतिरिक्त प्रदेश में 600 मेगावाट और ऊर्जा की जरूरत है। विभाग ने यह तय किया कि वर्तमान में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए और इसे बढ़ाकर 3100 मेगावाट किया जाए। जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है, विद्युत सुरक्षा के लिए। चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये ग्रिड सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है, ग्रिड स्थिरता के लिए, क्योंकि अब सोलर परियोजनाएं बहुत आ रही हैं जो कि अनसर्टेन और वेरिएबल हैं। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और कार्मिकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।
तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।